अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वार एस.जे. राइट्स, किस्त नंबर 14। मैंने मना किया था ना, फिर आप क्यों आई हैं? वो जैसे हुनैन को दुनिया से कहीं दूर कर देना चाहता था। वो खामोशी से एडम को देख रही थी, जैसे उसे देखने से ही उसे सुकून मिल रहा था। हुनैन की आंखें इस वक्त लाल मुतरम हो रही थी और एडम को इस वक्त उसकी आंखों में देखना मुश्किल लग रहा था। हुनैन, प्लीज़ आप चली जाएं यहाँ से। वो जैसे बेबसी से बोला था। "म, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ।" उसे बोलने में जैसे तकलीफ हो रही थी। एडम ने खामोशी से उसे सवालिया नजरों से देखा था। कई लम्हे वो उसके बोलने का इंतजार करता रहा और वो उसे देख के न जाने क्या महसूस कर रही थी। फिर आहिस्ता से बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है एडम।" वो रुक रुक कर बोल रही थी। एडम ने उसके लफ्ज़ों की तोड़-फोड़ सुन रहा था। एडम, याद रखना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ एडम, बहुत ज़्यादा। एडम ने एकदम नज़रें उठाकर उसे देखा था, जैसे उस बात का डर हो कि उसने गलत सुना है। उसे एक नज़र में उसकी आंख से एक आंसू निकला था और ये आंसू किसी गर्म शीशे की तरह एडम पे गिरा था। अभी भी वो रुंधी आवाज़ से बोल रही थी, और हाँ, मुझे माफ़ कर देना। एडम को समझ नहीं आई कि वो माफ़ी क्यों मांग रही थी हुनैन। किस बात की माफ़ी? एडम ने पूछा था। बहुत जल्द समझ जाओगे। हुनैन के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, उस लड़की की आवाज़ उसके कानों में दोबारा पड़ी थी, जो इसे दिलचस्पी से देख रहा था। ओ हसीना। एडम को खुद पर काबू पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो खामोश था, क्योंकि वो हुनैन के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता था। हुनैन ने जब्त से उसकी आवाज़ सुनी थी। हुनैन, अब जाए यहाँ से, एडम ने बर्दाश्त की आखिरी हद पर आकर कहा, वरना गुस्से से उसकी रगें फूली हुई थी। हुनैन मुड़ी और चलती उसके सामने खड़ी हुई, जो उसे मुस्कुराकर देख रहा था। हुनैन एक लम्हे उसे देखती रही, जो अपने मुंह में बबल डाले खड़ा था। एक लम्हा, 2 लम्हा, और तीसरे लम्हे हुनैन का हाथ उठा और सामने वाले पर निशान छोड़ गया। एडम समेत सब उसे हैरानी से देख रहे थे। थप्पड़ खाने के बाद कांस्टेबल ने शर्मिंदगी से सबको देखा, जो दबी दबी सी हंसी हंस रहे थे। हुनैन ने अपनी उंगली उठा के उसके सामने की, फिर एडम की तरफ बढ़ाई और गौर आकर बोली, इसकी बीवी हूं मैं, याद रखना, अगली बार कोई बकवास की तो ये थप्पड़ मेरे हाथ से नहीं बल्कि मेरे शौहर के हाथ से पड़ेगा, समझे? वो हल्का सा धक्का देकर वहां रुकी नहीं, बल्कि निकलती चली गई। एडम हैरान होकर देख रहा था। एक और नया रूप देखने को मिला था उसे। कुछ कहने या उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब वो पुरसकून था, या शायद खुश भी। और क्यों ना होता खुश? आखिर 10 साल की मेहनत के बाद उसे सिला मिल गया था। फ़र्क नहीं पड़ता था कि कहाँ मिला। वो सरशार सा होकर दोबारा बैठ गया था। वो मस्जिद, मोहब्बत मेरी, और मैं एतकाफ़ उसका। एक वही सनम मेरा, और मैं आइन शीन काफ उसका। वो सब इस वक्त सारम के अपार्टमेंट में मौजूद थे। सारम और आरा तो हर चीज़ से अनजान थे। उनकी नज़र में एडम बेकसूर था और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन वली के अलावा कोई नहीं जानता था कि गोली किसने चलाई थी। लाइक सिर्फ प्लानिंग जानता था, वो भी अभी हुनैन को नहीं जानता था। सबके लिए सब कुछ पहेली जैसा था। वली और हुनैन थे जो सब कुछ जानते थे, जिनके सामने सब कुछ खुली किताब की जैसा था। एडम को बचाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले वली ने सवाल किया था। आरा, सारम, लाइक सब खामोश तमाशाई बन के बैठे थे। वली और हुनैन पुरसोच होकर खड़े थे। वही जो पाशा के साथ हुआ? हुनैन ने आराम से जवाब दिया। मतलब? सारम ने पूछा। मतलब ये कि जो केस दुरान मलिक ने एडम पर लगाया है, वो अभी तक एडम पर साबित नहीं हुआ। यानी एडम अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ, तो ज़रूरी है मुजरिम को पकड़ने के लिए तफ्तीश सबसे की जाए। हुनैन ने पुरसोच निगाहों से जवाब दिया। वो भी हुनैन की बात का मतलब नहीं समझा था। मतलब ये कि हम दुरान पे भी वही केस करेंगे। वली ने पॉइंट समझाया था। एग्जैक्टली, हुनैन ने कहा था। अच्छा, मान लिया हम उस पर केस करेंगे, लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि एडम मुजरिम नहीं? आपकी आरा ने पूछा था। हुनैन ने संजीदा सी नज़र उठाकर उसे देखा था। आरा, हर चीज़ वक्त मांगती है। परसों केस की सुनवाई होगी। आज शाम हम केस करेंगे, और हमारा केस तुम लड़ोगी और फैसला होने से रोकोगी, और अपनी बातों के जाल से फैसले की तारीख आगे करवाओगी। इससे हमें वक्त मिलेगा, और इस वक्त में हम दुरान मलिक को साबित करके रहेंगे कि वो मुजरिम है। क्या? आरा उठ खड़ी हुई। लेकिन लेकिन हुनैन, ये केस कोई और अच्छा वकील भी लड़ सकता है। मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं। आरा ने संजीदा सी आवाज़ में कहा। क्यों आरा, डर लग रहा है या फिर मदद नहीं करना चाहती? दोनों की बातों में बाकी सब खामोश थे। मुझे डर नहीं लग रहा, और मैं मदद करना चाहती हूँ, काम को बिगाड़ना नहीं। इससे पहले कि आरा कुछ और कहती सॉरी,
हुनैन ने कहना ज़रूरी समझा था, मुझे तुम पर यकीन है आरा। ठीक है, लेकिन दुरान को कैसे साबित करना है? अब लाइक ने पूछा था। मैं हैकर हूँ और मेरा शौहर बेगुनाह है। हुनैन ने कोई तासुर दिए बगैर जवाब दिया। अब वो समझ चुका था। लेकिन अगर हम कातिल का पता कर लें तो शायद इससे हमारी काफ़ी मदद होगी। सारम ने जैसे बड़ी समझदारी से सवाल किया था। वली को हल्की सी हंसी है जिसे वो जब्त कर गया। काश वो बता सकता कि वो खड़ा किसके सामने है और वो सवाल क्या कर रहा है। जब तक दुरान पुलिस की कस्टडी में रहेगा तब तक हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे, आपके वली ने संजीदा होकर कहा। तो क्या हम कातिल को नहीं ढूंढेंगे? सारम ने फिर से अपनी अकल का इस्तेमाल किया। इससे पहले वली कुछ कहता हुनैन की संजीदा सी आवाज़ आई। इतनी दूर का मत सोचो सारम, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। वली का वाकई दिल किया था कि वो अपना माथा पीट ले। सारम ने अब खामोश हो जाना ही बेहतर समझा था। हमें अब क्या करना है? लाइक ने सवाल किया था। अब सबसे पहले वली ने केस करना है। लाइक, तुम साथ जाओगे? ओके। सारम, मैं आरा यहीं मौजूद है। सारम, तुम पिछले वाले होने वाले सारे कत्ल की डिटेल और उनसे रिलेटेड ईच ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़, कुछ मिसिंग ना हो, सब इंफॉर्मेशन निकालो और उसकी एक फ़ाइल करके दो। और दुरान मलिक या पाशा मलिक, इनसे रिलेटेड कुछ भी पता चले, हर छोटी से छोटी चीज़ भी हो, मुझे बताओ सारे। हुनैन का लहजा नरम था लेकिन किसी भी जज्बात से आरी था। ओके। सारम की संजीदा सी आवाज़ उभरी। मैं तुम सबको फोर्स नहीं करूंगी अपनी मदद के लिए। एडम हमारा भी कुछ लगता है और वो बेगुनाह है, वली ने संजीदा से लहजे में कहा। बाकी सब ने भी इस बात की तायीद की थी। सब समझ चुके थे कि सबको क्या करना है। वली और लेक वहां से निकलते चले गए। सारम भी अपने काम में जुट गया था। अब आरा और हुनैन अकेले रह गई थी। आरा को अब अपनी काबिलियत का इम्तिहान देना था और वो अपनी मेहनत में लग गई थी। सबको उस पर यकीन था और उसे इस यकीन को सही साबित करना था। क्या कह रहे हो वली? एडम वली की बात सुन के परेशान हो चुका था। हुनैन चाहती है कि हम दुरान पर भी वही केस करें। इसके बाद तुम जानते हो वो क्या करेगी? इन सब में हुनैन फंस गई तो? एडम को एक खतरा और लाहक हुआ। ऐसा कुछ नहीं होगा वली, तुम क्या कहते हो? एडम मुतमईन नहीं था। हुनैन बिल्कुल ठीक कर रही है एडम। लेकिन वली, एडम ने कुछ कहना चाहा। हम केस कर चुके हैं, दुरान गिरफ्तार होगा, बल्कि अब तक हो चुका होगा। वली, एडम ने फिर कुछ कहना चाहा। एडम, मैं तुमसे पूछने नहीं आया, मैं बताने आया हूँ। पूछना तो तुम्हारी बीवी से पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। एडम अब दोबारा बैठ गया था और वली वहाँ से निकलता चला गया। सर, अब हम क्या करेंगे? दिलावर खान उसके सामने खड़ा था और वो जेल के अंदर था। इंतज़ार दिलावर, इंतज़ार। हम नहीं जानते वो क्या करने वाले हैं। हम एडम को इन सब में फंसा के ही उसे कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाएंगे। दुरान जैसे इन सब से बेजार था। लेकिन हम इन सबको मार भी तो सकते हैं। ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ दिलावर, दुरान ने झुंझला कर कहा था। अगर हम मारेंगे तो सारा शक हम पर ही आएगा। इस वक्त हम कोई कत्ल अफोर्ड नहीं कर सकते। दिलावर ने सर हिला के उस बात की तायीद की। जाओ और हमारे वकील को तैयार करो। ओके। दिलावर कहकर वहाँ से निकलता चला गया। घंटे से आरा अपनी प्रैक्टिस पर मौजूद थी। लई किसी काम से बाहर गया था। सारम अब भी काम में मसरूफ था और वली आ चुका था। देखो आरा, कुछ बातें मैं तुम्हें बताती हूँ, हुनैन ने कहा था। सबसे पहले वो किसी भी तरह एडम को पाशा के कत्ल पर साबित करेंगे और ये तुमने होने नहीं देना। सबसे पहले तुम इस बात को यकीनी बनाना कि कत्ल के वक्त एडम वहाँ नहीं था। आरा ने सर इस बात में हिलाया। वहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। सारम अब हुनैन की तरफ मुतवज्जो हो गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आरा, हुनैन नरमी से समझा रही थी। उसके कत्ल होने से 1 घंटा पहले पाशा को एक मैसेज आया था और वो मैसेज दुरान मलिक का था, जो इस वक्त पाशा से मिलने के लिए आया था। और ये सबूत काफ़ी होगा जो दुरान मलिक को बौखलाने पर मजबूर करेगा। इस सबूत का फ़ायदा उठा के हम केस अपने हाथ में कर सकते हैं। वो जैसे पुरसोच होके कह रही थी। तो क्या पाशा का कत्ल वाकई दुरान ने किया था? हुनैन ने लाइल में से कंधे उचकाए थे। और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? आरा ने घूर कर पूछा था। मैं एक हैकर हूँ आरा, मेरे पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान दो तुम। आरा ने अब कोई सवाल नहीं किया था। सारा ने इम्प्रेस होकर हुनैन को देखा था। आपको लॉयर होना चाहिए था। शुक्रिया, अब तुम अपना काम करो। सारा मुंह बसूर के दोबारा अपने काम पर लग गया। वली के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वाकई उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा समझदार लगी थी। आरा फिर से काम पर लग गई थी। वली अब हुनैन से कोई बात कर रहा था। कई घंटे लगे थे इनको इन सब में। अगले दिन भी वो यही सब करते रहे, लेकिन
कल इन सब का इम्तिहान था। मामा, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मरियम अपनी माँ के साथ बेड के किनारे बैठी थी। आज इन्हें कोमा में गए 2 दिन होने वाले थे। इतना अरसा वो अपने बेटे को मुर्दा समझती रही। एक माँ को उसके बेटे से इतना अरसा दूर रखा गया। एडम के पैदा होने पर उसे बताया गया कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है, और आज तक वो ये गम सीने से लगा कर बैठी रही। अपने शोहर के बेटे को अपना बेटा मानकर उसे प्यार करती रही, और वही बेटा उसके बेटे को मारना चाहता था। इतने साल वो अपने बेटे को खोने का दुख मनाती रही, इतना दर्द अपने सीने से लगा के बैठी रही। न जाने वो किसके पास क्या होगा, कैसे पला होगा, और आज अचानक एक खूबरू नौजवान बनकर वो सामने आ जाए तो कौन सी माँ को फर्क नहीं पड़ेगा। कशिश मलिक को भी फर्क पड़ा था। ये खबर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कोमे में चली गई थी। उनकी हालत तो पहले ही संजीदा थी। हर किसी को एडम के साथ खूनी रिश्ता होने पर खुशी थी, लेकिन ये सच था। जिस तरह से सामने आया था, उसने सबकी खुशी पर गम की मोहर लगा दी थी। मामा, आप ठीक हो जाए, फिर वली खुद एडम भाई को यहाँ पर लेकर आएंगे। मामा, आप ठीक हो जाए ना, वो भराई आवाज़ में बोली थी। अभी भी कशिश मलिक ऑक्सीजन मास्क के जरिए सांस ले रही थी। मामा, एक बार फिर वो रो पड़ी थी कि किसी ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा था। मरियम ने मुड़कर देखा तो वो तानिया भी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। मरियम, तानिया ने नरमी से पुकारा था, अगर तुम ऐसे रोगी तो सबको दुख होगा, और तुम्हारे इतने रोने से क्या पप्पू ठीक हो जाएंगी? मैं नहीं रोऊंगी। मामा से कहो ना जल्दी से ठीक हो जाए। एडम भाई इतने सालों बाद हमें मिले हैं, इतने सालों बाद वो आए हैं, और मामा एक बार भी नहीं मिली। तानिया, मेरी मामा को उठाओ ना। मरियम, ऐसे रोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, और तुम जानती इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वो उम्मीद से थी। चलो उठो, शाबाश, आराम करो। फूफो का ख्याल मैं रखूंगी। जब से वो कोमे थी, मरियम तब से यहाँ पर थी। हर किसी ने समझदारी से बढ़कर ख्याल रखा था, लेकिन बीमार को शफा तब मिलती है ना जब खुदा देता है। नहीं तानिया, मुझे यहाँ रहना है, मामा के पास। वो रोई जा रही थी। इतने में किसी ने गला खंखार के अपने होने का एहसास दिलाया था। अच्छा वली भाई, आप आ गए, अब संभालें अपनी बेगम को, मुझसे तो चुप नहीं हो रही। मरियम ने मुंह बसूर कर तानिया की तरफ देखा। अब आप दोनों बात करें, मैं आती हूँ, तानिया कहकर वहां से जा चुकी थी। वली ने सामने बैठी अपनी बीवी को देखा, जिसका मुंह फूला हुआ था, जिसका वजूद भरा भरा इस वक्त उसे काफी भला लग रहा था। वह आहिस्ता से चलता हुआ करीब आया, उसके सामने बैठ गया। मरियम, उसे नरमी से पुकारा था। आंखें उसकी नम थी, मुंह लटकाया हुआ था। मरियम, उसने फिर से पुकारा था। मरियम ने नजरें उठाकर सामने देखा था, जो पहले से ही उसे देख रहा था। मैं वादा करता हूँ मरियम कि कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। वली ने उसका हाथ पकड़ा था, जैसे उसने जो भी कहा उस पर मुकम्मल यकीन था। चलो पाशा, आंखें साफ करो और पानी पियो। वली ने पानी चलो शाबाश, आंखें साफ कियो करो, पानी पियो। वली ने पानी का गिलास आगे किया था। जल्दी कर लें साफ आंखें, वरना इन पानी भरी आंखों में मैंने डूब जाना है। उसकी बात पर मरियम ने उसे नाराज़गी से देखा था। एक तो वो रोने भी नहीं दे रहा था, और ऊपर से ऐसी बात इस वक्त कर रहा था। अच्छा सॉरी, वली ने इसका चेहरा देखते हुए कहा। वली ने मुस्कुराकर इसका हाथ थपका था। ट्रस्ट मी, अब बात सिर्फ कुछ दिन की है, और इस कुछ दिन बाद तुम्हारे भाई को ले आऊँगा। आफ्टर ऑल साला है वो मेरा। बस तुम दुआ करना। मैं दुआ करूँगी वली कि सब ठीक हो जाए। तो बस, अब किस चीज़ की टेंशन नहीं, अब रोना नहीं, और ख़ुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ओके, बस अब जो चाहे है, जैसे प्लान किया वो ठीक हो जाए। बस अब ठीक हो जाएगा। 16 जुलाई, केस की पहली सुनवाई, दोपहर 12 बजे। हुनैन और आरा जल्दी जल्दी कदम उठाती अंदर जा रही थी। आरा का लब्यास वकील जैसा था। आंखों में चमक थी, जिसे वो मुकम्मल तैयारी के साथ थी। अभी वो अंदर भी नहीं गई थी कि एक वकील उनके सामने आया, जिसके साथ दिलावर खान था। उसे 1 मिनट लगा था, सिर्फ 1 मिनट उसे पहचानने में। आरा को देख के इसके चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट आई थी। कैसी हैं आप वकील साहिबा? वो जैसे तंज में बोला था। इससे पहले आरा कोई करारा सा जवाब देती, हुनैन गुस्से से बोली थी, तुम जैसे लोगों के होते हुए दूसरों लोगों का क्या हाल है, इस बात का अंदाज़ा तुम्हें होना चाहिए। उसके चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही कायम थी। हमें अंदाज़ा है कि कुछ देर बाद आपका क्या हाल होगा। वो जैसे अफसोस से बोला था, इनसे मिले गिलानी साहब, ये आपके मुकाबिल वकील हैं। वो आरा की तरफ इशारा करके अपने वकील से बोला था। अभी गिलानी साहब कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन आरा ने उनकी बात उचक ली। सी यू इन कोर्ट, आरा कहकर फुर्ती से अंदर चली गई। हुनैन हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पीछे थी। गिलानी को अपनी सख्त बेइज्जती महसूस हुई। अदालत शुरू होने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। हुनैन अपनी जगह पर बैठ गई थी। सारम और वली भी आ चुके थे।
अदालत शुरू की जाए। सबको कानों में आवाज़ आई। आरा ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की थी। कुछ भी हो जाए आरा, चाहे हम बिल्कुल हार की दरीज पर खड़ा हो, सिर्फ एक चीज़ होती है, वो हमें हार से बचा लेती है। हमारा भरोसा, हमारा कॉन्फिडेंस। उसने अगले लम्हे आंखें खोलकर हुनैन की तरफ देखा। हुनैन ने पलक झपक कर गोया तसल्ली दी थी। एक तरफ दुरान मलिक खड़ा था और दूसरी तरफ एडम। सबसे पहले दुरान मलिक का जाना माना वकील आया था, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एडम के सामने खड़ा था, जैसे उसे मुकम्मल यकीन हो कि जीत उसकी होगी। हल्फ वो उठवा चुके थे। जी तो मिस्टर एडम, क्या आप जानते हैं कि आपके ऊपर 110 लोगों को मारने का इल्ज़ाम है? जी, एडम ने बेतासुर होकर जवाब दिया। तो आप क्या मानते हैं कि ये कत्ल आपने किए हैं? बिल्कुल नहीं, एडम ने जवाब दिया। अगर आप नहीं मानते तो क्या आप अदालत को बताएंगे कि 12 जुलाई की रात आप कहाँ थे? 12 जुलाई रात 11 बजे, जब पाशा मलिक, जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन हैं और आपके सौतेले भाई हैं, राइट? इनका जब कत्ल हुआ तो आप कहाँ मौजूद थे? आप अदालत को बताएं मिस्टर एडम कि आप घर मौजूद थे या नहीं। मिस्टर गैलानी की आवाज़ तेज थी। क्या आप घर पर मौजूद थे या नहीं? नहीं, एडम ने यकलब से जवाब दिया था। गुड। आप उस वक्त कहाँ थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आरा अपनी जगह से उठी थी। मिस्टर गैलानी खामोश हुए। मेरे क्लाइंट मिस्टर एडम पर यह इल्ज़ाम गलत है कि उन्होंने पाशा मलिक का कत्ल किया, क्योंकि उनके हिसाब से, माय लॉर्ड, वो घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन एक मुजरिम को अदालत के मुताबिक, माय लॉर्ड, कत्ल की जगह मौजूद होना चाहिए, जो कि मेरे क्लाइंट मिस्टर एडम वहाँ मौजूद नहीं थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर एडम उस वक्त एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जो मिस्टर पाशा के ऑफिस से 1 या 2 किलोमीटर के दरमियान की दूरी पर है। और मेरा नहीं ख्याल, माय लॉर्ड, कि मेरे क्लाइंट इन्हें इतनी दूर से गोली मारकर मार सकते हैं। सारंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वली खामोश था, लेकिन पहला पॉइंट एडम की तरफ था। गुड। सारंग ने सिरे लब कहा। हुनैन और एडम खामोश थे, जैसे उन्होंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर गैलानी आगे आए थे। ये भी तो हो सकता है उन्होंने अपना मोबाइल वहाँ रखा हो, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक वो एक रेस्टोरेंट में थे। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मिस्टर एडम को वहाँ नहीं देखा गया था। मिस्टर गैलानी ने वो फुटेज जज को दी, जिसे देख के जज ने कुछ लिखा था। क्या आपको ऑब्जेक्शन है? जज ने पूछा था। नो माय लॉर्ड, आरा ने कहा था। मिस्टर गैलानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। यस माय लॉर्ड। जी मिस्टर एडम, अब आप अदालत को बताएं कि उस वक्त कहाँ थे, और ये कत्ल आपने किए कि नहीं? नहीं, एडम ने फिर यकलब से जवाब दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। आरा फिर आगे आई थी। हम जो इल्ज़ाम हमारे क्लाइंट पर लगाया गया है वो बेबुनियाद है, क्योंकि पाशा के कत्ल से 1 घंटा पहले इनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जो कि दुरान मलिक ने किया था, और उस मैसेज में लिखा था कि वो इसी वक्त पाशा से मिलना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन। मेरा क्लाइंट उस वक्त अपने घर पे मौजूद था। ऑब्जेक्शन। ये मैसेज दुरान मलिक के मोबाइल से ही रिसीव है, और ये रहे रिकॉर्ड। आरा ने लैपटॉप आगे बढ़ाया था, जहाँ मैसेज के साथ एक कोड था, और ये कोड मिस्टर दुरान और पाशा ही जानते थे। क्यों मिस्टर दुरान, मैं गलत कह रही हूँ? दुरान को बेसाख्ता गर्मी का एहसास हुआ। और हो सकता है माय लॉर्ड, के मैसेज के जरिए वहाँ बुला के पाशा को मारा गया हो, और ये काम दुरान मलिक ने किसी से करवाया हो। अब दुरान के चेहरे पर घबराहट थी। एडम का सर झुका हुआ था, और हुनैन, सारंग वली, इन सब के चेहरों पर एक चमक थी। ऑब्जेक्शन। जैसा कि मिस्टर गैलानी ने कहा कि ये साबित नहीं कि, लेकिन सारे सबूत तो इस बात का इशारा करते हैं कि कत्ल तो मेरे क्लाइंट ने नहीं किया। ये आप कैसे कह सकती हैं? मिस्टर गैलानी ने बड़े जब्त से कहा था। 1 मिनट। आरा मुकम्मल कॉन्फिडेंस से आगे आई थी। माय लॉर्ड, पाशा को मुकम्मल 3 गोलियां लगी, और वो 3 गोलियां भी पाशा की अपनी गन की थी, और मारा भी पाशा की गन से गई। ये सबूत भी इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि कत्ल मेरे क्लाइंट ने नहीं किया। ऑब्जेक्शन। ये भी हो सकता है कि गोलियां पाशा की गन से हों, लेकिन ये गोलियां कोई और, यानी मिस्टर एडम, भी मार सकते हैं। ऑब्जेक्शन। आरा बिल्कुल पुरसकून थी। आप आजकल के जदीद दौर में रहते हैं मिस्टर गिलानी, क्योंकि जो गोलियां पाशा को लगी और जिस गन से लगी, उसमें किसी भी तरह मेरी क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है। 1 पॉइंट और माय लॉर्ड, 1 पॉइंट और मेरे क्लाइंट को बेगुनाह साबित करता है। जज ने एक नज़र दोनों को देखा। क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो। मिस्टर गिलानी ने एक नज़र दुरान को देखा। कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। माय लॉर्ड, अब मैं एडम मलिक की वाइफ हुनैन मलिक से कुछ पूछना चाहता हूँ। इजाज़त है। हुनैन के माथे पर कई बल उठे और वो उठकर आगे आई। एडम ने एक नज़र हुनैन को देखा था। ये अदालत वो जगह थी जहाँ वो हुनैन को कभी नहीं देखना चाहता था। जी मिसेस एडम मलिक, क्या आप अपने शौहर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल, मेरे शौहर एडम मलिक बेगुनाह हैं।
ओके मिस हुनैन, ये बताएं कि आपके और पाशा के ताल्लुकात कैसे थे? ना अच्छे, ना बुरे। मैं उनसे ज़्यादा नहीं मिली और मैं मेरे शौहर हम शुरू से ही अलग थे। तो फिर आप अदालत को बताएं कि 29 मई की रात आप पाशा से मिलने गई थी। यहाँ हुनैन की सीटी गुम हुई थी। ये बात तो उसने सोची ही नहीं। कैसे उसका ध्यान नहीं गया, लेकिन वो घबराई नहीं और ना ही इसका कॉन्फिडेंस टूटा था। मैं उससे नहीं मिली थी। वो आहिस्ता से बोली, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। जज साहब, ये रिकॉर्डिंग हुनैन मलिक की है। 29 मई की सुबह उन्होंने पाशा मलिक को कॉल की थी, जिसमें साफ साफ है कि ये रात के 11 बजे उनसे मिलना चाहती हैं। क्या ये सच है? एडम ने बेख्तियार आंखें बंद की थी। हाँ, मैंने कॉल की थी, लेकिन मैं मिलने नहीं गई थी। क्यों? मैं अपनी मामा के घर चली गई थी। ऑब्जेक्शन। आरा फिर से आगे आई थी। मिस हुनैन ने कॉल की थी, जो कि ऑफिशियली थी और सबके सामने थी। वो क्या कहती हैं, ये उनकी प्राइवेसी है मिस्टर गिलानी, और ये काफ़ी देर पहले की बात है। और ये तो आपने पढ़ा होगा मिस्टर गिलानी, औरतों के कवानीन के बारे में। आप उनकी प्राइवेसी ओपन नहीं कर सकते। ये रूल के खिलाफ होगा। अपने केस पर फोकस किया जाए, अदालत का वक्त बर्बाद ना किया जाए। सॉरी माय लॉर्ड, आपको कुछ कहना है? नो। ठीक 10 मिनट तक ये अदालत चली और इसके बाद जज साहब ने बोलना शुरू किया। सबके बयान को मद्देनजर रखते अदालत अभी इस नताइज पर नहीं पहुंची, इसलिए यह अदालत 3 दिन तक इन दोनों एडम मलिक और दुरान मलिक को पुलिस कस्टडी में रखेगी और 3 दिन की तफ्तीश के बाद अदालत के सामने असल मुजरिम को पेश किया जाए। कहते साथ ही जज वहां से उठा था। पुलिस दोनों को लेकर जा रही थी। दुरान और दिलावर को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दुरान के सामने दिलावर खड़ा था। इससे पहले दुरान को ले जाते उसने एक इशारा दिया, जिसे सारम और वली दोनों ने देखा। सारम और वली की नजरों का तबादला हुआ। दोनों के गले की गिलती उभर कर मालूम हुई। दिलावर वहां से मुस्कुराता हुआ निकलता चला गया। आरा, गुड वर्क, हुनैन ने आहिस्ता से कहा था। चलो यहाँ से। सारम और वली दोनों साथ थे, इन दोनों के बिल्कुल साथ। वो चारों घर के लिए निकले थे। अब उनको बहुत काम करना था। 3 दिन थे इनके पास, सिर्फ 3 दिन। इन 3 दिनों में हुनैन और एडम की जिंदगी का फैसला होना था। 20 जुलाई, फैसले का दिन। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। किसी की सजा थी तो किसी की जजा, किसी की हालत बुरी थी तो कोई पुरसकून था। आज या तो जीना था या तो मरना। ऐसे में कोई बेहद खामोश परेशान था। जिंदगी हर एक को प्यारी होती, हर वक्त उसे भी थी, लेकिन उस जिंदगी के फैसले में अभी वक्त था। जिंदगी बज रही थी और लोग बजा रहे थे, और वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। वो जेल की सलाखों में ही था, कभी दाएं तरफ जा रहा था तो कभी बाएं तरफ जा रहा था। जिंदगी को जो खो देने का डर होता है ना इंसान में, वो बहुत भारी होता है। और वो भी तब आप ज़िंदगी को गुजारना या जीना चाहते हो उसके साथ जिसने आपको आपकी ज़िंदगी की सनत थमा दी हो। ऐसे में ज़िंदगी को खोना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो कभी दाएं जा रहा था तो कभी बाएं जा रहा था। हाथ का मुक्का बना के अपने मुंह पर रखा था और बाएं हाथ की पुश्त अपनी कमर पर टिका दी थी। स्याह आंखें उस वक्त ऐसा तासुर दे रही थी कि कोई खौफ, कोई डर उसके अंदर ही अंदर पनप रहा हो और उसे ख़त्म करने के लिए वो कुछ ना कर सकता हो। लेकिन ये डर अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने या बच जाने की वजह से नहीं था। यह डर शायद अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा किसी और चीज़ का था। वो अभी भी चक्कर काट रहा था। स्याह आंखें बेहद बेचैनी थी। कुछ तो था जो इस वक्त उसकी आंखों में चुभ रहा था। वो जानता था दुरान मलिक उसका बाप खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पहले केस की सुनवाई की जीत उसके हाथ में थी और वो जानता था कि उसके बाद दुरान मलिक खामोश नहीं बैठेगा। उस तरह वो सब कुछ वक्त पर छोड़ने वालों में से नहीं था। स्याह आंखें किसी गहरी हैसियत में थी। बाल बिखरे हुए थे। 3 रातों से वो सोया नहीं था। शेव भी बड़ी हुई थी। नींद से बेजार आंखें उस वक्त लाल मुतरन्नम थी, लेकिन वो इंतज़ार के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। और ये 3 दिन का इंतज़ार उसके लिए कितनी ही सदियों पर मुहित था, ये सिर्फ एडम ही बता सकता था। एडम ने थकी आंखें मूंदी थी। अल्लाह, बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला था। अल्लाह प्लीज़ हुनैन ठीक हो, उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। इन लोहे की जंजीरों में कैद होने के बाद उसके पास सिर्फ एक रास्ता था। वो रास्ता जो सीधा उसकी मंजिल तक जाता था। वो रास्ता था जहाँ मुसाफिर रास्ता नहीं भटकता था। शायद उसे भी अब मंजिल मिलने वाली थी। उसके मुंह पे सिर्फ दुआएं थी, एक हुनैन की सलामती की और दूसरी अपनी ज़िंदगी की। और इन दुआओं को करते करते उसे 3 दिन हो गए थे और आधे घंटे बाद उसे अदालत में पेश होना था। न जाने वो इस ज़िंदगी आधे घंटे बाद किस मोड़ पर आने वाली थी। न जाने उसकी ज़िंदगी का अब क्या फैसला होने वाला था। काश इन लम्हात में वो हुनैन के साथ होता। उस जेल के मुजरिम को ले आओ, अदालत जाने का वक्त हो गया है। कमिश्नर अयूब ने एक कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर से कहा था।
जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो खामोश था और खामोशी से अपने दिल की धड़कन की बुलंद आवाज़ सुन सकता था। उसे गाड़ी में बिठाया जा रहा था और वो अपने हाथों में बांधी गई हथकड़ी को टिकटिकी बांधे देखकर देख रहा था। क्या कुछ नहीं था जो उसकी आंखों से टपक रहा था? दुख, दर्द और सबसे बढ़कर एक अज़ियत और बेबसी थी जो वो महसूस कर रहा था। एक मुजरिम की तरह धक्कों के साथ उसे गाड़ी में बिठाया गया। जेल से अदालत तक का रास्ता 10 मिनट का था और इस 10 मिनट में वो जितनी दुआएं, जितनी फरियाद कर सकता था वो कर रहा था। काश ये सब वो रोक पाता। वो अपने ही ख्यालों में था जब वो अदालत पहुंचा। हथकड़ी से घसीटते हुए उसे अदालत के अंदर ले गए। उसने अंदर जाते ही चारों तरफ देखा, लेकिन आरा और सारंग के अलावा उसे कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। आरा भी कुछ घबराई, कुछ बुखलाई हुई थी। सर पर किसी हल्की सी चोट का लाल निशान भी था। सारंग भी जख्मी सा खड़ा था। उसके कपड़े भी मिट्टी से भरे थे, माथे पर खून जमा हुआ था। कपड़ों पर भी एक दो जगह सॉरी कपड़ों पर भी एक दो जगह खून के धब्बे थे। एडम ने परेशान नजरों से देखा था, लेकिन उन दोनों ने अभी एडम को नहीं देखा था। वो कुछ परेशान नजरों से एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ही आरा की नजर पड़ी, वो चलती हुई एडम के करीब आई, जो अदालत के दाखिली दरवाजे पर था। अदालत शुरू होने में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। एडम को सांस लेने में मुश्किल हुई। उसके ज़मीर ने कुछ अनहोनी का एहसास शिद्दत से दिलाया था। आरा और सारम करीब आ गए थे। तुम दोनों ठीक हो? एडम ने पूछा था। आरा और सारम ने एक नज़र दोनों को देखा था और आहिस्ता से सर अस्मात में हिलाया था। और हुनैन, वो किधर है? एडम ने अटकते हुए पूछा था। आरा और सारम खामोश थे। क्या हुआ? किधर है हुनैन? सही हालात का पता तो दोनों को ही नहीं था। वो ठीक तो है ना? एडम ने फिर पूछा। आरा ने सर अस्पात में हिलाया था। यह जानना ही काफ़ी था कि हुनैन ठीक है। एडम को पुरसकून हुआ था, यूं जैसे उसकी सांस में सांस आई हो। लेकिन वो किधर है? चलो, एक पुलिस ऑफिसर ने कहा और एडम को लॉकर कटहरे में खड़ा किया और इसका सवाल बीच में ही रह गया। कुछ देर पहले। आज तो दुरान मलिक गया, वली ने मज़े से कहा। शर्म करो, ससुर जी हैं तुम्हारे। सारंग ने आराम से जवाब दिया। ऐसे ससुर से बेहतर अल्लाह ससुर ही न दे, वली ने भी आराम से कहा। वो सारे सबूत, सराय गवाह जो दुरान मलिक की मौत के लिए काफ़ी थे, वो इन चारों की मेहनत की वजह से इनको मिल चुके थे। हुनैन तो उन दिन से यही मौजूद थी। घर में रहना हुनैन के लिए सेफ नहीं था। 3 दिन की मेहनत का सिला आज मिलने वाला था। दोपहर 12 बज रहे थे और अब 1:30 बजे अदालत शुरू होनी थी। हुनैन, सारम, वली और आरा मुकम्मल तैयार थे। सारे सबूत इन 72 घंटों में हर कोशिश के बाद अपनी जान की फांसी लगाने के बाद मिले थे। क्या कुछ नहीं किया था इन चारों ने इन 72 घंटों में? ना सोए, ना ठीक से खाया, अपनी जान की परवाह तक नहीं की। हमें निकलना चाहिए वली, हुनैन ने आहिस्ता से कहा था। सब सामान वो रख चुके थे। सारम और वली आगे बैठे, आरा और हुनैन पीछे बैठे थे। वो चारों इंसाफ के लिए बिल्कुल तैयार थे। आरा और हुनैन एक बार फिर से सब डिस्कस कर रही थी। एक एक करके जो रिकॉर्डिंग्स पाशा की इनके हाथ लगी थी वो सुन रही थी। आरा और हुनैन के चेहरे पर एक चमक थी, एक ऐसी चमक जब इंसान बिल्कुल जीत के करीब हो। अदालत पहुंचने तक इनको 20 मिनट लगने थे। अभी वली को ड्राइवर करते हुए कुछ मिनट ही लगे थे कि अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वली को लगा शायद टायर पर कुछ चीज़ लगी हो। क्या हुआ? हुनैन ने पूछा था। पता नहीं, मैं देखता हूँ। रुको, हुनैन ने एकदम कहा। वली ने पीछे मुड़कर देखा था। आरा, टाइम क्या हुआ है? हुनैन ने पूछा था। 12:20 हुए हैं। आरा ने नासमझी से देखा था। बाहर मत निकलना वली। हुनैन ने एक और इशारा दिया था। लेकिन निकलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे? वली का सवाल भी दुरुस्त था। वो एक सुनसान सड़क के दरमियान खड़े थे। यह रास्ता हाई कोर्ट जाता था और ट्रैफिक यहाँ ना होने के बराबर था। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो। सारम और आरा दोनों ने गौर से उससे देखा था। ये रिकॉर्डिंग्स और सबूत कुछ भी करके अदालत पहुंचो। मैं अब जानती हूँ कि क्या होने वाला है। वो जैसे बहुत दूर तक सोच कर आई थी, लेकिन आरा ने कुछ कहना चाहा। हम यहाँ संभाल लेंगे आरा, लेकिन तुम दोनों का पहुँचना बहुत ज़रूरी है। रोड के कॉर्नर के बीचों बीच वो खड़े थे, जहाँ दाएं तरफ भी एक रोड था जहाँ से कोई उन पर नज़र रख रहा था। जब वो गाड़ी से नहीं निकले तो किसी ने उसको इशारा किया था। लेकिन हुनैन, हम कैसे जाएं? अभी वो पूछ रही थी कि तेज़ी से एक ट्रक उनकी तरफ आया था, जिससे वो कार को हिट करने वाला था। इससे पहले नज़र सारम की पड़ी। इससे पहले वो कुछ कहता या करता, वो ट्रक तेज़ी से आके उनको टकराया था। गाड़ी बल खाती हुई बाएं रोड पर गिरी थी। हुनैन का शक बिल्कुल ठीक था। नज़र रखने वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। चारों को एक पल में अपनी मौत दिखाई दी थी। ट्रक वाले ने अपना ट्रक घुमाया था। वली सबसे पहले गाड़ी से निकला था। सारिम ने भी निकलने की कोशिश की थी। बाएं तरफ होने की वजह से शायद हुनैन और वली का सर टकराया था। वली तो ठीक था, लेकिन हुनैन के सर से खून निकला था। माथा भी शायद जख्मी हो गया था।
ट्रक अब बाएं रोड पर उनकी तरफ आ रहा था। वली ने सबसे पहले हुनैन को निकाला और सारम ने आरा को। हुनैन ने अपने सर पर हाथ रखा, शायद उसका सर चकरा रहा था। ट्रक का बेहद करीब था। सारम, डू इट, हुनैन ने आहिस्ता से कहा। सारम ने वो लैपटॉप उठाया जो रोड पर गिरा था। USB और पेन ड्राइव वो पहले ही जेब में रख चुका था। उसने आरा का हाथ पकड़ा और वहां से भागने के अंदाज में दोबारा दाएं रोड की तरफ गया। ट्रक उससे पहले हुनैन वली से टकराता। वली ने उसे बाएं तरफ देखा, खुद दाएं तरफ खड़ा था। हुनैन के बाजू और कोहनियां छिल चुकी थी। ट्रक सीधा बाएं रोड पर गया था। ट्रक गुजरने के बाद वली सीधा हुनैन के पास गया। सारम और आरा तो नजर बचाकर भाग चुके थे। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। आरा को लग रहा था कि अगर वो एक कदम और भागी तो नीचे गिर जाएगी। उसने सारम को रोका। वहां 1 मिनट रुकना भी खतरे से खाली नहीं था। आरा, सारम ने उसे बुखलाकर पुकारा था। हिम्मत करो आरा, बस आगे जाके कोई गाड़ी या रिक्शा मिल जाएगा, हम रुक नहीं सकते। सारम का खुद भी माथे से खून निकल रहा था। आरा लंबे लंबे सांस ले रही थी। अदालत तक पहुंचना मुश्किल तर होता जा रहा था, लेकिन वो इस वक्त हिम्मत नहीं हार सकती थी। आरा, सारम ने आगे पीछे देखा था। रास्ता अभी सुनसान था। भरी गर्मी में इस वक्त वहां कोई नहीं था। आरा ने रुककर 2 मिनट सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोले, चलो सारम। सांस अभी थोड़ी थोड़ी फूली हुई थी और वो दोनों फिर अदालत के लिए थोड़ा भाग रहे थे। वली, हुनैन को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ था। ट्रक में से 2 लोग उतरकर नीचे आए थे। आप ठीक है? वली ने पूछा था। हुनैन ने सर इस्पात में हिलाया था। वो दोनों चलते हुए इनके पास आए थे। पीछे कहीं से दिलावर भी मुस्कुराता हुआ आया था, जैसे वो शिकार को अपने जाल में फंसा चुका हो। मारो इन्हें, दिलावर ने ऊंची आवाज में कहा था। वह चलता हुआ अब करीब आया था। एक लड़का वह चलते हुए उनके करीब आया, दाएं हाथ में डंडा पकड़ रखा था। उसने घुमाकर वली को मारना चाहा, लेकिन वली ने वो डंडा पकड़कर दाएं हाथ का मुक्का खींचकर इसके मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से वो बाएं तरफ गिरा था। वली खुद भी लड़खड़ा गया था। दूसरा लड़का इससे पहले आगे आके कुछ करता, हुनैन ने एक बड़ा सा पत्थर खींच के मारा था। गधो, दिलावर चीखा था। वो उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। शायद मुक्का काफी जोर का था। उसके होंठ का किनारा भी फट चुका था। डंडा एक तरफ गिरा था। वो उठकर वली से लड़ रहा था कि पीछे वाले लड़के ने जेब से तेज धार चाकू निकाला। वली अब इसे देख नहीं रहा था। वो इसके पीछे खड़ा था। हुनैन दोनों के दरमियान दाएं तरफ कुछ फासले पर खड़ी थी। दिलावर के चेहरे पर एक यमीनी मुस्कुराहट थी। वो चलता हुआ वली तक आ रहा था। हुनैन ने बौखलाकर एक नज़र वली को देखा और एक नज़र उस लड़के को देखा। हुनैन भाग कर आई थी और वो जो चाकू मारने वाला था, हुनैन ने आगे आके दोनों हाथ इसके सामने किए और उस लड़के ने चाकू मारा था, जो हुनैन के दोनों हाथों की कलाइयों से थोड़ा ऊपर गहरे कट लग चुके थे, जिससे हुनैन की चीख निकली थी। वली ने बेसाख्ता मुड़कर देखा था। हुनैन, वो चीखा था। उसने लड़के को धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिरा था। आप ठीक है? दोनों हाथों से खून निकल रहा था। वली ने अब डंडा उठा लिया था। इससे पहले वो चाकू लेकर दोबारा आता, वली ने उसके मुंह पर खींच के डंडा मारा, जिससे कि इससे सर से खून निकला था और वो सर पकड़कर एक तरफ गिर गया था। और फिर वली ने दूसरे को डंडे से खूब मारा था। छोड़ो वली, गाड़ी से USB निकालो जल्दी, वो वली को देखकर बोली थी। वली ने नासमझी से उसे देखा था। हुनैन ने दिलावर की तरफ इशारा किया तो उसकी तरफ आ रहा था। वो दोनों लड़के तो नीचे गिरे थे। दिलावर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जो गन लेकर उनकी तरफ आ रहा था। उसने अपने कदम बाएं तरफ गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे। गुड जॉब, वली ने बेसाख्ता कर डंडे से ही दिलावर के सर पर वार किया था। 1, 2 और तीसरा डंडा मुसलसल एक जगह लगने के बाद दिलावर भी नीचे गिरा था। वो दोनों खड़े थे। हुनैन को जगह जगह चोटें आई थी। वो दोनों कलाइयों से थोड़ा ऊपर खून ही खून निकल रहा था। कोहनियां गिरने की वजह से छिल चुकी थी। माथे से भी खून निकल रहा था। होंठ के किनारे से भी खून निकल रहा था। चलो वली, जल्दी करो, वक्त नहीं है, कोर्ट पहुंचना है। वो लंगड़ा के चल रही थी। 1 मिनट, वली ने अचानक कहा था। हुनैन ने रुककर नासमझी से उसे देखा। क्या हुआ? चलो, देर हो रही है। इस वक्त भी उसे अपने जख्मों की परवाह नहीं थी। इस वक्त भी वो एडम के बारे में फिक्रमंद थी। पता नहीं आरा और सारम वहां पहुंचे भी होंगे कि नहीं। हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, वली ने फैसलाकुन लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं वली, वहां अदालत में आज फैसला और मुझे जाना है। उसकी हालत बुरी हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो किसी भी तरह वहां पहुंच जाना चाहती थी। हुनैन अब ठीक नहीं है, पहले हॉस्पिटल चले, मैं सारम को कॉल करता हूँ। उसने जेब से मोबाइल निकाला। हेलो सारम, क्या पहुंच गए? सारम ने शायद कुछ तसल्ली बख्श जवाब दिया था। ओके कहकर वली ने कॉल कट कर दी। वो पहुंच गए हैं हुनैन, आप हॉस्पिटल चलें। लेकिन हुनैन ने कुछ कहना चाहा। जिद मत करो, मुझे बाद में एडम से डांट नहीं सुननी। तो तुम मुझे इसलिए लेकर जाना चाहते हो क्योंकि तुम एडम की डांट से डरते हो? हुनैन ने माथे पर बल डाल के पूछा था। नहीं, क्योंकि आपकी हालत वाकई ख़राब है। वहां पहुंचकर आप सारा कुछ लाइव देख लेना, और बहस करने की हिम्मत उसमें नहीं थी।